जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुभव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अनुभव आज आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं, जो आपको सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, हम आज इस टॉपिक में इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय कृषि क्या है, भारतीय कृषि की शुरुआत कैसे हुई, भारतीय कृषि की शुरुआत कब हुई, इसके संबंधित कानून क्या है, कौन सी फसलें कब होती हैं। तो दोस्तों, विटीकल्चर, फिशिकल्चर, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए बिना देरी किए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत की जो है लगभग 55% जनसंख्या जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, भारत को की जो लगभग 55% जनसंख्या है, अपनी जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर है। किस चीज़ पर निर्भर है दोस्तों? कृषि पर निर्भर है। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि कृषि की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, कृषि की शुरुआत जब हुई वो नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। तो नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन जो है वो दोनों की शुरुआत जो है वो नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में मानव द्वारा एक प्रयुक्त अनाज था, जिसको जो जौ था, जिसको मानव द्वारा सर्वप्रथम उत्पादन किया गया था। सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज जो था वो जौ था। दोस्तों, कौन सा अनाज था? तो जौ था। ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। ये यूपीपीएससी 1997 में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारी वीडियोस में मिलेंगे। तो दोस्तों, कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कब मिले थे? तो दोस्तों, कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिले थे। और कृषि क्या कहते हैं, प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य जो है वो भी हमको मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृषि के अस्थाई जीवन कहाँ पे, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, यह मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जो है हमारा नवीन खोजों के अनुसार, दोस्तों ये आपको किसी बुक में नहीं बताया जाएगा कि नवीन खोजों के अनुसार जो है चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला। तो दोस्तों, सारी बुकें आपसे बताती हैं कि चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो प्रयागराज के कोल्डीवा में मिला। दोस्तों, कब मिला था? यह 6000 बीसी के करीब मिला था। बिफोर क्राइस्ट, मतलब 6000 बीसी के करीब मिला था। लेकिन वास्तव में नवीन खोज के अनुसार यह पता चला है कि जो है चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव नामक स्थान पर यह आपको मिला है। तो दोस्तों, कब मिला है? यह 9000 बीसी से 8000 बीसी के बीच में करीब आपको यह मिला है। दोस्तों दोस्तों अब हम आगे देखते हैं भारतीय भूमि सुधार से संबंधित कानून क्या है, कि भूमि सुधार से संबंधित कानून कब लाए गए, किसके द्वारा लाए गए। तो दोस्तों, भूमि सुधार संबंधित जो कानून है वो 1949 में भूमि सुधार संबंधित कानून लाए गए। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं कि भूमि सुधार संबंधित कानून कब लाए गए। तो दोस्तों, भूमि सुधार संबंधित कानून जो है 1949 में लाए गए। दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे, किसके द्वारा? तो दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य अधिनियम निगम जो है एफसीआई की स्थापना की गई। तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। आप इसको अगर एक बार हमारे साथ मिलकर आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो यह पीडीएफ आपको पूरी तरह से लर्न हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, 1965 में कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया था और फिर बाद में 1985 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? सीएसीपी कर दिया गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका नाम बदल कर दिया गया था। तो दोस्तों, कृषि कीमत आयोग की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, कृषि कीमत आयोग की शुरुआत 1965 में हुई थी। और इसका नाम कब बदला गया? तो दोस्तों, इसका नाम 1985 में बदल कर क्या कर दिया गया? तो दोस्तों, इसका नाम 1985 में बदल कर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी कर दिया गया। तो दोस्तों, सीएससीपी का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, फसलों पर जो एमएसपी प्रदान की जाती है वह इसी के द्वारा प्रदान की जाती है। एमएसपी मतलब क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो इसी के द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों, आइए देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और क्या कहते हैं, सीएससीपी किसान और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो सीएससीपी किसके अधीन कार्य करता है? दोस्तों, सीएससीपी जो है वो परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दोस्तों, आगे देखते हैं।
एमएसपी जो है वो भारत सरकार जारी करती है दोस्तों। एमएसपी जो है भारत सरकार जारी तो करती है, लेकिन कितने फसलों पर जारी करती है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि एमएसपी भारत सरकार जारी करती है, लेकिन ये कितने फसलों पर जारी की जाती है? तो दोस्तों ये 23 फसलों पर जारी की जाती है। कितने फसलों पर? 23 फसलों पर जारी की जाती है। दोस्तों एमएसपी जो है वर्ष में 2 बार, एक रबी फसल के लिए, एक खरीफ फसल के लिए आपको दिया जाता है। एमएसपी आपको वर्ष में 2 बार प्रदान की जाती है, रबी फसल के लिए और खरीफ फसल के लिए प्रदान की जाती है। दोस्तों आइए कुछ हम और एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी वनस्पतियां जो हैं जिसको हम उगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां जो हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं उनको हम लोग जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से? जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। दोस्तों जल की ऊपरी सतह पर उगाई जाने वाली वनस्पतियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जल के ऊपरी सतह में जो वनस्पतियां उगाई जाती हैं उनको हम लोग हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। दोस्तों हाइपोफाइट क्या होता है? अधिक आर्द्रता क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। अधिक आर्द्रता मीन्स जहाँ पर अधिक बरसात होती है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम हाइपोफाइट के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारी चौथी वनस्पतियाँ कौन, नाम क्या है? ट्रोपोफाइट। तो ट्रोपोफाइट क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन में और घास वाली जो वनस्पतियां होती हैं उनको हम लोग ट्रोपोफाइट के नाम से जानते हैं। पांचवा हमारा क्या है? मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियों को हम लोग मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्रायोफाइट का क्या होता है? यह क्रायोफाइट जो हमारा वो शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियां हैं। इसमें कौन कौन सी वनस्पतियां आती हैं? इसमें लाइकेन आती हैं और काई जो है वो हमारी क्रायोफाइट वनस्पतियों के अंदर आती हैं। दोस्तों हमारा सातवां क्या है? हेलोफाइट्स। हेलोफाइट क्या होता है हमारा? हेलोफाइट जो है वो नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां होती हैं। जैसे मैग्रोवन। मैग्रोवन जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में भारत में पाया जाता है। वहाँ की मिट्टी क्या होती है? वो नमकीन होती है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। दोस्तों लियोफाइट क्या है? कठोर चट्टानों पर उगाई जाने वाली वनस्पतियों को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? लियोफाइट के नाम से जानते हैं। दोस्तों पायरोफाइट क्या होता है? अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां जो होती हैं जो अग्नि को बढ़ावा देती हैं। जैसे सवाना क्षेत्र, सवाना घास के मैदान जो है अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियों को अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियों के क्षेत्र को हम लोग पायरोफाइट नाम से जानते हैं। दोस्तों आइए हम आगे देखते हैं कि भारत में जो सिंचाई की जाती है वो किस किस तरीकों से की जाती है और किस किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो है सिंचाई किस माध्यम से की जाती है। तो आइए हम इस बारे में आगे देखते हैं। तो भारत में सिंचाई के तरीके। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है? भारत में सिंचाई के तरीके। आइए सिंचाई के तरीके के बारे में देखते हैं। दोस्तों भारत में जो है वो सर्वाधिक सिंचित राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यह क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई पूछा गया है। सर्वाधिक सिंचित राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों वह उत्तर प्रदेश है। यह यूपी स्पेशल में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों सर्वाधिक सिंचित राज्य प्रतिशत में कौन सा है? तो वो पंजाब है। अगर क्षेत्रफल में देखा जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश है, अगर प्रतिशत के माध्यम से देखा जाएगा तो वह पंजाब है। अब आइए देखते हैं कि किस किस माध्यम से होता है। दोस्तों भारत में जो कुआं है और ट्यूबवेल के माध्यम से होता है वो सिंचाई 55.9% की जाती है। हो सकता है कि 0.5% 1% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो एक्यूरेट डाटा है वो कुएं और ट्यूबवेल से जो है भारत में 55.9% सिंचाई की जाती है। और सर्वाधिक जो है भारत में सर्वाधिक प्रचलित सिंचाई कौन सी है? तो ट्यूबवेल और कुएं के माध्यम से ही भारत में सर्वाधिक प्रचलित सिंचाई भी है। नलकूपों द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। तो अगर भारत में देखा जाए तो नलकूप के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो आइए नहरों के अब देखते हैं हमारा नहरों के माध्यम से क्या है। तो दोस्तों नहरों से जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है वो उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। तो ट्यूबवेल कुएं के माध्यम से जो है नलकूपों के माध्यम से जो सर्वाधिक सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में की जाती है। नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वो हमें उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। और तीसरा देखते हैं तालाब। हमारा जो तीसरी सिंचाई का माध्यम है तालाब है। तालाब द्वारा जो सर्वाधिक सिंचित राज्य जो है वो तमिलनाडु है। तो तालाब में जो है तालाब के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में होती है। दोस्तों आइए हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार क्या हैं? जैसे अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर ऐसी होती हैं, तो इसके बारे में आपसे देखते हैं। दोस्तों कृषि के विशेष प्रकार के बारे में आइए हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। दोस्तों विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। फिशिकल्चर क्या होता है? फिशी मतलब होता मछली और कल्चर मतलब क्या होता है? उत्पादन करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों मछली उत्पादन करने की प्रक्रिया को हम लोग फिशिकल्चर के नाम से जानते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? तो रेशम उत्पादन की क्रिया जो होती है उसको हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। हार्टिकल्चर क्या होता है? फलों के उत्पादन को हम लोग हार्टिकल्चर के नाम जानते हैं। और ऑलिवी कल्चर क्या होता है? हमारा जैतून और कृषि के उत्पादन के लिए जो होता है उसे हम लोग ऑलिवी कल्चर के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी
शहद उत्पादन जो होता है, शहद पालन की क्रिया जो होती है, उसे हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। फ्लोरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? फ्लोरीकल्चर जो है फूलों के उत्पादन की प्रक्रिया को हम लोग फूलों के उत्पादन की कृषि को या फूलों के उत्पादन की प्रक्रिया को हम लोग फ्लोरीकल्चर के नाम से जानते हैं। सिल्वीकल्चर क्या है? वनों के संरक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं, सिल्वीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? समुद्री जीवों का उत्पादन की करने की जो क्रिया है वो मेरीकल्चर के नाम से जानी जाती है। हॉर्सिकल्चर क्या होता है? घोड़ों व खच्चरों का पालन में वृद्धि या पालन की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग हॉर्सिकल्चर के नाम से जानते हैं। वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुआ उत्पादन की प्रक्रिया या केचुआ पालन जो होता है उसे हम लोग वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। मोरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट और शहतूत उत्पादन को हम लोग मोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। पोमोलॉजी क्या होता है? फल विज्ञान के हम लोग पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आइए अब दोस्तों हम आगे देखते हैं हमारी एग्रीकल्चर के प्रकार, खेती के प्रकार, खेती की किस किस माध्यम से की जाती है और प्रत्येक राज्य में किस खेती को किस किस नाम से जाना जाता है। तो आइए हम बिना देरी किए आगे देखते हैं। दोस्तों झूम खेती, पूर्वोत्तर भारत में इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन आपके से पूछा जाता है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों झूम खेती को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों झूम खेती को काटो और जलाओ खेती के नाम से जानते हैं। बुश फेलो कृषि या कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दोस्तों और अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में इसे जो है वो दहिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दहिया नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है। दोस्तों मणिपुर से इसे किस नाम से जानते हैं? मणिपुर में तो दोस्तों इसे मणिपुर में जो है पामलू नाम से जानते हैं। झारखंड में इसे कुरुल या कुरावा नाम से जानते हैं। और क्या कहते हैं, केरल में इसे पोनम या पोड़म नाम से जानते हैं। और पश्चिमी घाट में इसे कुमारी नाम से जानते हैं, कुमारी नाम से इसे जाना जाता है। झूम खेती को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानता है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब देखते हैं रोपड़ कृषि क्या होती है। दोस्तों रोपड़ कृषि क्या होती है? ऐसा बागवान जहां बिक्री के लिए नगद फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों नगद फसलों का मतलब ऐसा जिसको हम उत्पादन करने के पश्चात रख नहीं सकते हैं, जिसको हमको तुरंत बेचना पड़ जाता है। तो दोस्तों ऐसी खेती को हम लोग नगदी कृषि या नगदी फसलें के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऐसी फसलें कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों ऐसी फसलें जो हैं वो रबड़ है, इन्हें नकदी और वाणिज्यिक फसलें भी कहा जाता है। रोपड़ कृषि को हम लोग नकदी और वाणिज्यिक फसलों के नाम से या खेती के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वाणिज्यिक खेती या नकदी खेती में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो दोस्तों इसमें जो आती है रबड़ है, कोको है, चाय है, कहवा है, पटसन है, कपास आदि फसलें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्या है, रेचिंग कृषि। रेचिंग कृषि क्या होती है? इस कृषि प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशु जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। दोस्तों भेड़ बकरियों को चराह के लिए जो स्थानें छोड़ दी जाती हैं उसको हम लोग रेचिंग कृषि के नाम से जानते हैं। दोस्तों कार्बनिक खेती क्या होती है? कार्बनिक खेती तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। कार्बनिक खेती क्या होती है? इसको हम एक अलग नाम ऑर्गेनिक खेती के नाम से जानते हैं। इस खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। मतलब सिर्फ क्या है, ये नेचुरल होती हैं, इसमें किसी भी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? दोस्तों इसे हम कार्बनिक खेती के नाम से जानते हैं। कार्बनिक खेती के जनक कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कार्बनिक खेती के जनक कौन है। तो दोस्तों कार्बनिक खेती के जनक जो है अल्बर्ट हावर्ड है। कौन है? तो अल्बर्ट हावर्ड है जो कार्बनिक खेती के जनक माने जाते हैं। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तो जीरो फार्मिंग क्या होती है? दोस्तों हमारा जो जीरो फार्मिंग क्या होती है? जीरो फार्मिंग एक ऐसी कृषि प्रणाली है, जैविक खेती है या उर्वरक व कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मृदा धीरे धीरे जीरो फार्मिंग हो जाती है। भारत में एक सिक्किम एक पूर्ण जैविक राज्य है जहां रासायनिक उर्वरकों और बिक्री पर प्रतिबंध है। तो दोस्तों आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पूर्ण जैविक राज्य है, जहां पर रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबंध है। तो दोस्तों आप इसका सही उत्तर बता देंगे कौन सा है? तो दोस्तों भारत का वो सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य? भारत का सिक्किम राज्य है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के माकंदपुर गांव में 100% ऑर्गेनिक खेती के कारण इसे ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दी गई है। दोस्तों किस गांव की संज्ञा दी गई है? उत्तराखंड में नैनीताल जिले के मकांदपुर गांव को इसे ऑर्गेनिक गांव के संज्ञा प्रदान की गई है। कौन से गांव को? मकांदपुर गांव को किस प्रकार की संज्ञा दी गई? ऑर्गेनिक कृषि की संज्ञा प्रदान की गई है। आइए आगे देखते हैं।
दोस्तों हम आगे देखते हैं, कृषि में बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों यह आपसे करंट रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आपसे पूछा जाएगा। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में प्रथम बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो पंजाब है। दोस्तों सीढ़ीदार कृषि क्या होगा। रील के माध्यम से आप देखते होंगे कि पहाड़ों पर एक एक के बाद एक ऐसे खेते बनाए रहते हैं, छोटे छोटे जो सीढ़ी नुमा होते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई होती है उनको एक काट के बराबर कर दिया जाता है, छोटे छोटे पैमानों पर कृषि की जाती है, जिसे हम लोग सीढ़ीदार कृषि के नाम से जाने जाते हैं। या पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। दोस्तों कहाँ पर की जाती है, तो यह पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप, यह वीडियो आपके लिए कितनी भी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलिएगा। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं भारत में फसलों के प्रकार। भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं। दोस्तों भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं। रबी फसल होती है, एक खरीफ फसल होती है, एक जायद फसलें होती हैं। दोस्तों रबी फसलों की जो बुआई होती है वो किस माह में होती है। दोस्तों इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। दोस्तों जैसा कि अगर आप लोग गाँव से होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों आदि की जो चीज़ें होती हैं उनकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, धान की कटाई के बाद होती है। तो दोस्तों इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है। इसकी जो कटाई है वो जब थोड़ी थोड़ी गर्माहट आने चालू होता है, मीन्स मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी कटाई प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। दोस्तों जौ है, चना है, मटर है, मसूर है, सरसों है, अलसी है, आलू है, तंबाकू है और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर पूछे जाते हैं तो इतने में से ही पूछ लिया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं, खरीफ फसल के बारे में देखते हैं। दोस्तों खरीफ फसल हमारी जो है इसकी जो बुआई होती है वो जून से जुलाई में होती है। जून जुलाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है कि बुआई इसकी कब होती है। खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो जून से जुलाई के बीच में होती है और इसकी कटाई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जब अभी आप देख रहे थे, क्या कहते हैं, इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, सनई है, कोदो है, अरहर है, मूंगफली, कपास, गन्ना और आदि ऐसी प्रमुख फसलें होती हैं जिनकी बुआई ऐसे की जाती है। दोस्तों अभी आपने देखा रबी फसल और खरीफ फसल। तो रबी फसल जो है उसकी जो कटाई है वो मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाती है। कब हो जाती है, तो अप्रैल के बीच में। और खरीफ फसल की जो बुआई होती है कब होती है दोस्तों, जून से जुलाई के बीच में होती है। जून टू जुलाई के बीच में होती है। तो दोस्तों ये जो बीच का खाली समय होता है इसी में जो होता है वो जायद फसलें उगाई जाती हैं। तो इस फसलों को कौन से फसल के नाम से जाना था, तो दोस्तों इन फसलों को हम लोग जायद फसल के नाम से जानते हैं। आइए जायद फसल देखते हैं। तो दोस्तों जायद फसल की जो बुआई होती है वो अप्रैल में होती है और इसकी जो कटाई है वो जून जुलाई के बीच में हो जाती है। तो दोस्तों जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जायद फसलों को किस ऋतु के दौरान किया जाता है। दोस्तों ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान किया जाता है। यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा इसकी फसल क्या है, तो तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी, लुबिया आदि चीज़ें जो होती हैं वो आपको देखने। दोस्तों उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों की जो न्यूनतम अवधि है, दोस्तों इसमें हमने उत्तर प्रदेश के भी कुछ कंटेंट को इंक्लूड किया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों ये जो कंटेंट है तो इसमें क्वेश्चंस क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों की सबसे न्यूनतम अवधि वाली फसल कौन सी है। तो दोस्तों सबसे न्यूनतम फसल वाली जो हमारी अवधि है वो मूंग है। इसकी अवधि जो है बहुत कम दिनों की मानी जाती है, या सबसे कम अवधि में बनके पैदा तैयार हो जाती है। दोस्तों दूसरा हमारा क्या है, नोट हमें इसमें क्या है, तो तिल जो है हमारा उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण में रबी फसल। मीन्स जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में यह जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है तिल। लेकिन जब ये हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में जब हम जाके देखते हैं तो वहाँ पे हमारा ये कौन सी फसल में आती है, रबी फसल के अंतर्गत आती है। दोस्तों आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख तिलहनी फसल है वो राई व सरसों हैं। कौन कौन सी प्रमुख फसल है, तो दोस्तों राई है व सरसों जो है यहाँ की प्रमुख तिलहनी फसल है। दोस्तों आइए गेहूं के बारे में हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हमेशा कि प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत योग्य भूमि में जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों प्रदेश के 24% भूभाग पर गेहूं का उत्पादन या गेहूं की खेती की जाती है। दोस्तों गेहूं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि गेहूँ के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो दोस्तों यह दोमट मिट्टी मानी जाती है। दोस्तों गेहूँ के उत्पादक में उत्तर प्रदेश का सर्व प्रमुख उत्पादक, जैसे गेहूं का सर्वाधिक अगर देखा जाए कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो गेहूं का जो है सर्वाधिक उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। किस राज्य में होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में होता है।
क्योंकि भारत में जो उत्तर प्रदेश में है वो गेहूं के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है कौन सी है? गेहूं है। गेहूं जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दोस्तों इसके लिए वर्षा की कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसके उत्पादन के लिए या इसके तैयार होने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा पे भी गेहूं के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसके लिए जो वर्षा मानी गई है वो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तक मानी गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रदेश में भाभर व दक्षिण पठारी क्षेत्रों में छोड़कर सर्वत्र जगह जो है वो खेती की जाती है। दक्षिण पठारी भाग जैसे देखा जाए जो सोनभद्र वगैरह है, ये मध्य प्रदेश थोड़ा पठारी क्षेत्र में आ जाते हैं, तो यहाँ गेहूं की खेती कम होती है। मथुरा वगैरह में तो यहाँ गेहूं की खेती कम होती है। लेकिन जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं जिनमें दोमट मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जैसे गेहूं की खेती जो है गंगा घाघरा के दोआब के क्षेत्र में की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गेहूं की जो खेती है वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक खेती जो है वो गोरखपुर में की जाती है। किस राज्य में की जाती है? वो किस जिले में की जाती है? तो गोरखपुर में की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गेहूं के उत्पादन में क्या कहते हैं, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान माना जाए। जैसे चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, वैसे गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान माना गया है। दोस्तों गेहूं उत्पादन प्रति हेक्टेयर दर जो है वो पंजाब इसमें प्रथम स्थान पर है। जैसे एक एरिया के अंतर्गत जो है वो सर्वाधिक जो पैदा करने वाले सर्वाधिक मात्रा में जो पैदा करते हैं उसमें पंजाब आगे है, लेकिन सर्वाधिक खेती जो होती है वो गेहूं उत्तर प्रदेश में की जाती है। आइए देखते हैं। शरावती गेहूं मध्य प्रदेश को 2023 में अप्रैल में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको इंक्लूड करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो शरावती गेहूँ कौन सी? शरावती गेहूँ जो है, शरावती गेहूँ जो है वो मध्य प्रदेश की प्रजाति गेहूँ की प्रजाति है, जिसको अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया दोस्तों? तो जीआई टैग प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों आइए, हमारा गेहूँ हो गया, अब हम अपने चावल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 18% भाग पर चावल की खेती की जाती है। कितने परसेंट भाग पर दोस्तों? तो दोस्तों 18% भाग पर चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती मुख्यतः तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तराई क्षेत्र जो होता है जहाँ गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में, और क्या कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जो बिहार से सटे क्षेत्र हैं उनमें हमारा जो है वो चावल की खेती की जाती है। आइए देखते हैं चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर हमारा कौन सा देश? हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड प्लेस पर आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। दोस्तों आगे देखते हैं हमारा क्या है। दोस्तों सिद्धार्थ, ये देखिए करंट रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमने कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमने इंक्लूड कर दिया। दोस्तों सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल प्रसिद्ध है। सिद्धार्थ नगर का कौन सा चावल जो है प्रसिद्ध माना जाता है? सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल जो है, का जो काला नमक चावल है वो बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। या क्वेश्चन पूछा गया कि काला नमक चावल जो है वो कहाँ पे अत्यधिक उत्पादन होता है, या पे काला नमक चावल के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जो है सिद्धार्थ नगर जो है वो काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आदम चीनी चावल जो होता है वो चंदौली जिले में होता है। ये 2023 में से जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो यह क्वेश्चंस यूपी स्पेशल रिलेटेड आपसे करंट में बन सकता है, यूपी करंट के लिए आपके बन सकता है ये क्वेश्चंस कि आदम चीनी चावल है जो चंदौली जिले में उत्पादन होता है, इसको जीआई टैग कब प्रदान किया गया? तो दोस्तों 2023 में से जीआई टैग प्रदान किया गया था। दोस्तों खामती चावल जो है अरुणाचल प्रदेश को अक्टूबर 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि हमको लगा कि नहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए या फिर खेती के लिए, तो हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इसमें डाल दिया है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। जो दोस्तों काला जीरा चावल जो है, काला जीरा चावल के लिए उड़ीसा को सितंबर 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया था? तो सितंबर 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों आजकल के एग्जाम में तो 1.5 साल पुराने जो है आपसे करंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों मरचा चावल जो है बिहार को अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। और नागरी दुबराज चावली जो छत्तीसगढ़ को अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक जो हमारे थे वो करंट रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आइए हमारी तीसरी फसल क्या है? गन्ना, जिसके बारे में आपसे गन्ना के बारे में बात करते हैं आपसे। दोस्तों
गन्ने के लिए जो चिकनी मिट्टी और दोस्तों गन्ने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो चिकनी मिट्टी मानी जाती है। और गन्ने के उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो दोस्तों गन्ने के उत्पादन के लिए तापमान कितना है? 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत होना चाहिए। तथा इसके लिए वर्षा की कितनी सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? दोस्तों गन्ना उत्पादन के लिए वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश को जो है शक्कर का प्याला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश क्योंकि सर्वाधिक जो गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में ही की जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि यह उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है तो उत्तर प्रदेश में ही पूछा जाएगा। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है, तो शक्कर का प्याला जो है उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, जो कि ये यूपीपीसी 2008 में पूछा भी गया है। दोस्तों आगे देखते हैं, प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जो है वो गन्ने की खेती की जाती है? तो दोस्तों 13% भूभाग पर गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो दोस्तों गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों गन्ना जो है इसका उत्पादन जो है गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों में इसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गन्ने के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है। यह आप सभी को जानना चाहिए या फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो दोस्तों गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तमिलनाडु राज्य एकदम जो है प्रथम स्थान पर है। जबकि सर्वाधिक गन्ना क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों गन्ना उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नकदी और वाणिज्यिक फसल है। जो है गन्ना जो है उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक नकदी और वाणिज्यिक फसल का काम करता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल जो है वो गन्ने को माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल या उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल को रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस फसल को कहा जाता है, तो वो गन्ना को कहा जाता है। दोस्तों आइए हम देखते हैं। अब ये सब जो है ये सभी एग्जाम के लिए आवश्यक है। इधर ये नहीं है कि ये यूपी स्पेशल के लिए, ये सभी एग्जामों के लिए आवश्यक हो जाता है। दोस्तों प्रमुख फसलें और उनका जन्म स्थान कि प्रमुख फसलें कहाँ से आई हैं। तो जैसे भारत में जो है वो कौन कौन सी फसलों का वो हुआ है? दोस्तों गन्ना है, ज्वार है, मूंग, अरहर, उड़द, ये सब का जो जन्म हुआ है वो भारत में हुआ है। जबकि अफ्रीका में कौन सा हुआ? तो अफ्रीका में बाजरा का हुआ है। अमेरिका में दोस्तों अमेरिका अमरूद का हुआ है, तंबाकू का हुआ है। तंबाकू किस में हुआ? दक्षिणी अमेरिका में हुआ है। इथोपिया में कॉफ़ी का हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा है 2017 एसआई में पूछा गया था कि कॉफ़ी का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो दोस्तों इथोपिया को माना जाता है। जबकि चीन को सोयाबीन, चाय और मसूर के लिए माना जाता है। और ब्राज़ील को हम लोग कहवा और रबड़ के लिए जानते हैं कि ये कहवा और रबड़ का जो जन्म स्थान है वो ब्राज़ील में है। मक्का जो है मध्य अमेरिका में है। किस क्षेत्र में आता है? ये मैक्सिको सिटी, मैक्सिको क्षेत्र में आता है। मैक्सिको जो है दक्षिण में वो उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट है। आइए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम क्या देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं हरित क्रांति। यह एग्रीकल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकती। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह सभी के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे आप चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आइए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध जो है वो सीधा सीधा क्वेश्चन है कृषि के क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है दोस्तों? कृषि के क्षेत्र में है। इसमें क्या होगा? इसमें उत्पादन तकनीक में सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है? ये कृषि से रिलेटेड है, लेकिन इसका काम क्या है? उत्पादन तकनीक और सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना जो है इसका उद्देश्य क्या? अधिक उपज देने वाली फसलों का उत्पादन में वृद्धि करना। तो दोस्तों ये गलती से टाइपिंग हो गया है। दोस्तों अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका जो है उद्देश्य होता है। एसएससी जीडी में आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। दोस्तों हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गार्ड 1968 में की थी। कब की थी? दोस्तों हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने 1968 में की थी। दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो मैक्सिको में हुई है। ये हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मैक्सिको में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरित क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ पे हुई? तो दोस्तों यह मैक्सिको में शुरू हुई थी। तो हरित क्रांति के जनक अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। दोस्तों अब आगे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो है हरित क्रांति का जनक जो है यह डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है।
भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। भारत में जो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। दोस्तों इस क्रांति की विधि में कौन सी वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया गया था? दोस्तों HYB टाइप के बीज का प्रयोग किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई हील्ड वैरायटी के बीजों का उपयोग किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे देखिए पूछा जा चुका है। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों जब भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, ये रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर क्वेश्चन को लेंदी करना है तो क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों जब भी भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उस समय कृषि मंत्री कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। जो उस समय कृषि सचिव कौन है? बी शिवराम उस समय के कृषि सचिव थे। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब तक शुरुआत किया हुआ था? दोस्तों हरित क्रांति में जो है भारत का पहला चरण जो था 1960 के दशक के मध्य 1970 के दशक मध्य तक था। तो दोस्तों ये 1960 और 1970 के बीच में जो हरित क्रांति का पहला चरण भारत में सफल रहा था। दोस्तों भारत के आरंभिक राज्य के रूप में पंजाब राज्य को चुना गया था। हरित क्रांति के क्षेत्र में किस राज्य को चुना गया? तो प्रारंभ करने के लिए दोस्तों पंजाब को चुना गया था। पंजाब को हरित क्रांति का जन्मस्थल पंतनगर उत्तराखंड को माना गया है। पंजाब राज्य में उत्तराखंड को माना गया है। दोस्तों आइए थोड़ा हम अब नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में देख लेते हैं, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने गए हैं। दोस्तों इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? दोस्तों इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछा गया है। कार्य क्षेत्र इनका कहाँ कौन सा है? ये कहाँ? मैक्सिको में इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र किया था। इनका जो कार्य क्षेत्र मैक्सिको में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 25 मार्च 1914 को अमेरिका के ओहायो प्रांत में हुआ था। दोस्तों आइए थोड़ा हम अपने देश जो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं एस स्वामीनाथन जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इनका जन्म स्थान कहाँ है? तमिलनाडु में हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है इनको, जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। और अब देखते हैं कि जो भारत में कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। विश्व के ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों ये रोम में है। आगे देखते हैं। दोस्तों भारत की कुछ प्रमुख क्रांतियां जो हैं वो क्षेत्र में चलाई गई, कृषि के क्षेत्र में या फिर और भी क्षेत्रों में चलाई गई, उन क्रांतियों के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के बारे में हम देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं दुग्ध क्रांति, अंडा क्रांति और सभी के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों श्वेत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति जो हमारी है वो दुग्ध से संबंधित है। पीली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? दोस्तों तिलहन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है उत्पाद। गुलाबी क्रांति जो है झींगा के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति मीन्स आलू के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों मसाला के उत्पादन से बादामी क्रांति संबंधित है। दोस्तों कृष्ण क्रांति के किस चीज़ से संबंधित है? दोस्तों कृष्ण क्रांति जो है हमारा वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति को किससे संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये नदी जोड़ों से संबंधित है, नदी जोड़ो योजना से संबंधित। हरित सोना क्रांति किससे है? तो दोस्तों बांस उत्पादन से है ये। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। दोस्तों जबकि सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास से है। दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको YouTube पर देखने के लिए नहीं मिलेगा कि जो आपको एक जगह इतने सारे कंटेंट आपको मिल जाए। तो दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आइए हम कृषि से रिलेटेड बैंक के बारे में देखते हैं। जो कृषि से रिलेटेड हमारा बैंक है, आइए थोड़ा उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों नाबार्ड जो है हमारा कृषि से रिलेटेड बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसको हिंदी में इसका क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक के नाम से इसे जाना जाता है। यह कृषि ग्रामीण के विकास की एक सर्वोच्च संस्था है। जैसा कि ये कृषि के लिए लोन वगैरह देता है, कृषि के क्षेत्र में लोन वगैरह प्रदान करता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी?
दोस्तों इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, शिवराम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की। तो दो क्वेश्चंस, दो चीज़ पूछे जाएंगे यहाँ से आपसे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समिति की सिफारिश पर या किस समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा है, शिवरामम समिति के सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड द्वारा, आगे देखते हैं थोड़ा दोस्तों, नाबार्ड द्वारा अधिकतम कितने वर्षों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों नाबार्ड द्वारा अधिकतम 15 वर्षों के लिए कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन 2017 में यूपीएसआई आपसे 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, आइए हम थोड़ा कुछ परीक्षाओं में जो पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों चींटियों के हमले से बचने के लिए या चींटियों के हमलों से फसलों की सुरक्षा के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कपूर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और हम देखते हैं फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग जंगली घास हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूपीपी 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों शेयर क्रॉपिंग क्या है। दोस्तों शेयर क्रॉपिंग यह एक प्रकार का कृषि व्यवस्था है जिसे भूमि के मालिक को किराए पर दे और अपने हिस्से की पैदावार कर बदले में अपनी भूमि का उपयोग करता है, शेयर क्रॉपिंग होता है। दोस्तों कंपोस्ट क्या है। कंपोस्ट जैसे हम लोग गांव में देखा जाए तो जैसे हम लोग गोबर की खाद के नाम से जानते हैं, जो लोग गांव से जुड़े होंगे उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। यह क्या होता है, यह अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु के अवशेषों से निर्मित खाद होता है जिसे हम लोग कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। दोस्तों जैसा कि बस कृषि के बारे में दोस्तों हमने इतने ही टॉपिक को सिलेक्ट किया है जितने के बारे में हमने आप एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों हम आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ हम वीडियो लेके आएंगे जिसके बीच में कोई बकवास नहीं होगा, सीधा हम पॉइंट पर बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।